नमस्कार। तो जैसा कि हम आपको बताए थे पहले भी कि हम आपका क्लास करवक का जो लोग का जो स्टूडेंट का छूट गया था क्लास, उन लोग के लिए हम जो आपका दिगंत भाग 2 के कविता हैं, ठीक है, हम उनके लिए अभी क्लास लेके आए हैं। और आपका जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है कड़बक। क्या नाम है? कड़बक। देखिए, जब कोई बात सच्चा में हो और सच्चाई तो अक्सर कड़वा होता है, तो कभी अपने बारे में जो लिखते हैं वो थोड़ी सी अपने बारे में कड़वी चीज़ें लिखते हैं। इस कारण से इस चैप्टर का नाम रखा गया है कड़बक। वैसे हम चैप्टर में बताएंगे, ठीक है, कि कड़बक क्यों रखा गया और इसके क्या कारण हैं। ठीक है, आइए तो करवक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस करवक चैप्टर शुरू करने से पहले जरा सा हम इनके कवि के बारे में जान लेंगे, ठीक है, कि इनके कवि कौन हैं और उन्होंने क्या क्या लिखे थे और वो कैसे दिखते हैं। तो जरा देखिए, बुक का ये आपका मेन और पहला पार्ट होगा, ठीक है। पहला चैप्टर में आप उल्टा कर देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। तो जरा आप आएंगे तो चैप्टर का नाम हो गया आपका कड़बक, और उस कड़बक के जो लेखक हैं वो ये है मलिक मोहम्मद जायसी जी। क्या नाम है इनका? मलिक मोहम्मद जायसी जी। हम सबका देख रहे हैं भाई, जो ऑनलाइन हैं वो जरा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो आपका चैप्टर का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी जी। क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। और मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है, ठीक है, वह अनुमानित माना गया है, क्योंकि किसी को एक्चुअल इसका पता नहीं है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो इनके बारे में कहा जाता है, ठीक है, कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो अनुमानित जन्म तिथि है वो है 1492 ईस्वी में, अर्थात 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और इनकी मृत्यु जो है वह 1548 ईस्वी में अनुमानित माना गया है। कब माना गया है? अनुमानित। देखो, हम एक बात कह देते हैं, आप अनुमानित हो या ना हो, आप ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, कि इनका जन्म 1492 में हुआ तो मतलब यही याद रखना है, क्योंकि आपके बुक में जो दिया हुआ है उन्हीं चीजों को आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु 1548 में, मतलब 1548 में। इनका जो निवास स्थान है वह है जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज, ठीक है। इनके एक और नाम है जिसका नाम है मलिक राजे अशरफ। क्या नाम है? मलिक राजे अशरफ। देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा कि चैप्टर लिख लीजिए एक कड़बक, और उनमें लिख लीजिएगा, ठीक है, कवि का नाम, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, फिर उनका जन्म, निधन, निवास स्थान, पिता का नाम। अब आइए गुरु। इनके गुरु जो थे वह थे सूफी संत शेख मोहिदी। क्या नाम है इनका? एक गुरु थे इनके सूफी संत शेख मोहिदी, और इनके दूसरा भी गुरु हैं सैयद अशरफ जहांगीर। कौन है? सैयद अशरफ जहांगीर, ठीक है। ये इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इनकी कृतियों को देखते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो है पद्मावत, फिर है अखड़ावट, फिर है आखिरी कलम, फिर है चित्ररेखा, फिर है कहरनामा, ठीक है। और उसके बाद मसाला सॉरी मासला, ठीक है, और मासलनामा। ये इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, वो आप देख लेंगे और लिख लेंगे। इसमें दो चार कोई इंपॉर्टेंट है जो आप लिख लीजिए, शुरू का ये 3-4, ठीक है, बस इतना ही आदि कर दीजिएगा, हो जाएगा। अब आपको एक दो चीज इनके बारे में पहले बता देते हैं, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में, क्योंकि इनके बारे में जानेंगे तभी इसके पाठ को जो लिखा है इन्होंने वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जरा उन चीजों को देख लीजिएगा, और जो अभी लाइव में है वो जरा इनको सेशन को शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि अभी शेयर बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं और हम सबका कमेंट देख रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो समझ लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव बनेगा इसमें, वो ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि करवक के लेखक कौन है। क्या पूछा जाएगा? करवक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या हैं? करवक के लेखक हैं। एक तो ये पूछ लेगा। अगर आपसे ये पूछ लिया कि एक और दो चीज बात बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा। तो देखिएगा, कहता है जायसी जो है वह निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। क्या क्या बोल दिए? तो वो बोल दिए कि यह जो मलिक मोहम्मद जायसी जो है, ठीक है, वह प्रेम मार्गी, ठीक है, कैसे शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं, तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब देखिए इनके बारे में एक बात बताते हैं। कहता है चेचक के कारण इसका चेहरा जो है वह रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित हो गया था। ठीक है, जरा लेखक के बारे में आप जानेंगे तो देखिए बता देते हैं। ये मेरा ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है। ठीक है, तो ये बाएं आंख और बाएं कान से ये क्या हो गए थे, वंचित हो गए थे। किसके कारण? चेचक के कारण। क्योंकि पहले जमाने में जो चेचक होता था वो बड़ा वाला होता था, हम लोग के जैसा छोटा छोटा नहीं होता था। तो जो बड़ा चेचक था वो बड़ा बड़ा होने के कारण पूरा शरीर पे उसका एक आंख और एक कान क्या हो गया था, इधर से ऐसे साफा चट, मतलब इधर से देखो तो ये आदमी दिख रहा है, इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे होने के बाद इसका ये कुछ भी नहीं दिखता था। ठीक है, बराबर था। इस कारण से ठीक है, इसको जो है चेचक के कारण ये हो गया था। इस कारण से ये जो अपने बारे में जो ये बातें लिखा है, बताया है, इसलिए इसके चैप्टर का नाम दिया हुआ है करबक। क्या लिखा हुआ है? करबक। ये ध्यान रखिएगा। एक और ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह कैसे कवि थे, तो ध्यान रखिएगा प्रेम के पीर के कवि हैं। कैसे कवि हैं? तो प्रेम के पीर के कवि हैं। ठीक है, अब आइए इनके मेन पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, कि ये पार्ट में कह क्या रहे हैं, ठीक है, और उनका वर्णन हम किस तरह से करते हैं, जरा उनके बारे में देखते हैं। तो आइएगा, तो ये रहा आपका ये दिया हुआ है चैप्टर। ठीक है, इसमें करबक को दो भागों में बांट करके लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, करबक को जो है वह दो भागों में बांट करके लिखा गया है। ठीक है, दिख रहा है आप सबको? ठीक है, लिख दीजिएगा। ओके, हाँ ठीक है। देखिए, हाँ हाँ ठीक है, सबका दिख रहा है कमेंट। देखिए चैप्टर है करबक और इनके जो प्रथम भाग है उनके बारे में आपको बता रहे हैं। कहता है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जे कभी सुनी। अर्थात इस लाइन का अर्थ हो गया कि हम लिखेंगे, अगर इस लाइन का अर्थ अगर आपको आए और बोले कि ये एक लाइन का अर्थ लिखिए, ठीक है, भावार्थ स्पष्ट कीजिए, तो आप ऐसे करेंगे, बोलेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है वह हमारे मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित, ठीक है, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है या उनका अंश है, जिसमें कवि कहते हैं, ठीक है, कि एक नैन होते हुए भी, क्या कह रहे हैं कवि, कि एक नैन होते हुए भी जायसी गुणवान है। क्या कह रहे हैं? कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, अर्थात कहता एक नैन होते हुए भी मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या है? गुनी है। गुनी अर्थात गुणवान है। सोई बेमुहा जय कवि सुनी, ठीक है, और कहता है कि जो भी इनके काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाते हैं। सोई बेमुहा जय कवि सुनी, अर्थात जो ये इनके काव्य को सुनते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? इन पे विमोहा अर्थात विमोहित यानी मोहित हो जाते हैं। कहता है चांद जाइस जग विधि अवतारा, ठीक है, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। अर्थात कह रहे हैं यहाँ पे कि इसमें जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है, हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 जायसी द्वारा रचित करबक से लिया गया है या करबक के महाकाव्य पद्मावत से संबंधित है या लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं, ठीक है, कि हे ईश्वर, ठीक है, उन्होंने चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कवि है वैसे ही, ठीक है, कवि में भी, ठीक है, कमी है। अर्थात कहता चांद जैसन जग विधि अवतारा, अर्थात यह इस जग में, हे भगवान, हे देव, आप इस जग में, ठीक है, जो यह आपने धरती बनाया, इसमें चांद जो आप बनाए हैं, जब उसमें कमी हो सकता है, दीन कलंक किन्हीं उजियारा, और ये पूरे जग को पता है कि उस चांद में क्या है, तो दाग है और उसमें थोड़ी सी कमियां है। ठीक है, आगे कहता है कि जग सूझा, ठीक है, एक ही नैनहा उबा सूक अस, ठीक है, नख ताह माहा। अर्थात कहते हैं कि जिस प्रकार अकेला, ठीक है, शुक्र नक्षत्रों के बीच उचित है, उसी प्रकार कवि ने भी एक आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। कवि ने क्या किया है? तो कहता है जग सूझा एक ही नैना, अर्थात ये पूरे जग को जिस तरह से, ठीक है, ये पूरे नक्षत्र के बीच में शुक्र को आप रखे हैं, ठीक है, उसी तरह से कि हे ईश्वर, हमने एक आंख से इस पूरे जग को क्या किया है? समझ लिया है। करता है जौ लही अम्बही डाब ना
होई तौ लही सुगंध बसाई न सोई। ठीक है, देखिए अब ये वाला जो लाइन है ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपको लाइन दिख रहा है जो हम ग्रीन कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइन रहेगा क्योंकि ये एग्जाम में भी आता है, नीचे अभी क्वेश्चन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है देखिए जरा हम पेन को बदल लेते हैं, ब्लैक भी ठीक है ना। चलिए, तो कहता है जो लही अम्बही डाभ ना होई, ठीक है, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। अर्थात देखिए कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से संबंधित है या उसका अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक अम्ब में डाभ, अम्ब में क्या नहीं होता है, कहता है देखिए कह रहा है यहाँ पे जौ लही अम्बही डाब ना होई, अर्थात जब तक आम में मंजरी नहीं आती है। क्या नहीं आती है? मंजरी। मंजरी समझते हैं, जो आम होने से पहले, छोटे छोटे आम होने से पहले मंजर आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मंजरी कहते हैं। तो कहता है कि जब तक इस आम में मंजरी नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है, तब तक उसमें सुगंध नहीं होती है। अर्थात जौ लही अम्बही डाब ना होई तौ लही सुगंध बसाई न सोई। अर्थात जब तक उस मंजरी में आम नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, जब तक उस आम के पौधे में मंजरी नहीं आती है तब तक उसमें तौ लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें किसी प्रकार का सुगंध नहीं होता है। कहता है कीन समुद्र पानी जौ खारा तौ अति, ठीक है, भय असुझा पारा। कहता है, समझ लीजिए कि जिस प्रकार समुद्र का पानी खारा है, समुद्र का पानी क्या है? खारा है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित, ठीक है, पद्मावत महाकाव्य से संबंधित है या लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र का पानी क्या है? खारा है, हम पी नहीं सकते, खारा है। ठीक है, तौ अति, ठीक है, भऊ असुझ अपारा, इस कारण से वो असुझ और अपारा है। असुझ मतलब वो दिखाई नहीं देता दूसरे को ना, ठीक है, और अपारा मतलब वो क्या है? अपार है, यानी दूर है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहता है जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी, ठीक है, लाग आकाशा। अर्थात कहते हैं, ठीक है, अर्थात कहते हैं, ठीक है, कि जिस प्रकार, ठीक है, कहा गया यहाँ कि जब तक सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वह सोने का नहीं हुआ। अर्थात जब तक जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब तक इस सुमेरु पर्वत को, ठीक है, ये पर्वत का नाम है, सुमेरु पर्वत को त्रिशूल विनाशा, त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया, विनष्ट नहीं किया गया, तब तक भा कंचन गिरी, ठीक है, लाग आकाशा, तब तक वह सोने के जैसा उसमें चमक नहीं आया, आग नहीं आया। कहता है जौ लही, ठीक है, घड़ी कलंक ना पारा कांच होई, ठीक है, नाही कंचन काड़ा। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं, ठीक है, कवि कहते हैं कि जब तक, ठीक है, सोने गलाने वाले पात्र, ठीक है, यानी घेरिया, ठीक है, घड़ी मतलब ये घड़ी से, घड़ी नहीं समझ लीजिएगा, घेरिया, जो सोने गलाने वाले पात्र होते हैं ना, जिसमें सोना को क्या किया जाता है? गलाया जाता है, वो कह रहा है, ठीक है, सोने को गलाया नहीं जाता है तब तक वह कच्ची धातु से सोना नहीं होता। अर्थात जब तक सोने को गलाया नहीं जाएगा तब तक वह एकमात्र कच्चा धातु है, तब तक वह सोना नहीं कहलाता है। कहता है, ठीक है, एक ही नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ? हाँ, सब रूपवत गही बुख मुख, ठीक है, जो ही कई चाऊ। अर्थात देखिए यहाँ कवि कह रहे हैं, ठीक है, देखिए कहता है कि जो नैन, जो एक नैन, ठीक है, जस दर्पण और तिही, ठीक है, निर्मल भाव, ठीक है, उसके बाद कहता है सब रूपवंत, ठीक है, गही मुख, ठीक है, जो ही काऊ चाऊ, काई चाऊ। और आप देख लीजिएगा किताब में ये थोड़ा यहाँ पे मिटा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा। कहता है यहाँ कभी, ठीक है, कि वे एक नैन होते भी हुए भी दर्पण के समान निर्मल हैं। देखिए आप जब आईने के सामने होंगे ना, आप जिस प्रकार से होंगे, अगर आप लिपस्टिक लगाए होंगे तो वहां लिपस्टिक दिखेगा भाई, हम नहीं लगाए हुए, मेरा चेहरा ऐसा है, दिखेगा, वही जो है वो दिखेगा। हम ना ही अपने आप को बदल सकते, ना आप बदल सकते हैं। तो कहता है, कभी यहाँ भी कहता है कि एक नैन, ठीक है,
होते हुए भी दर्पण, ठीक है, होते हुए भी दर्पण की तरह हम क्या है, निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग, ठीक है, उनके चरण पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसे पाने की इच्छा के लिए मुख की तरफ देखते हैं और वह उनको देखे, उसको पाए, उनको इस भाव से उनकी तरफ क्या करते हैं, वो देखते हैं। तो ये था, ठीक है, करवक के प्रथम भाग का व्याख्या। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है तो जरा सा दूसरे का जल्दी से करते हैं, ठीक है, और देखते हैं उनका क्या भाव रहा है। ठीक है, जरा देखेंगे दूसरे का। देखिए थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होगा, 1-2 दिन में हम वो भी सही कर देंगे। ठीक है, जरा इनका ध्यान से देखिएगा। ये है इनके भाग 2। ठीक है, करवक के ये हो गए भाग 2। कहता है, ठीक है, महमूद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम, ठीक है, पीर गा पावा। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं, ठीक है, कवि कहते हैं कि मैंने मोहम्मद का यह काव्य रचकर सुनाया है। मैंने जो है, मैंने अर्थात हमने नहीं, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी जी, हम नहीं है भाई, हमने नहीं सुनाया है काव्य रच के। ठीक है, तो कहता है कि मैंने यह काव्य जो रचकर आपको क्या किया है, सुनाया है। ठीक है, जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। जिसने भी इसे सुना है उसे क्या हुआ, प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। कहता है आगे, मैंने यह काव्य को रक्त रूपी लेई से, ठीक है, जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीत के आंसुओं से भिगो कर लिखा है। अर्थात कहता है, जोड़ी लाई रकत कैलेई गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई। अर्थात कहता है, मैंने जो यह लाइन, यह जो पंक्ति मैंने लिखा है, ठीक है, यह पंक्ति मैंने गाढ़ी आंसुओं से, अपने आंसुओं से, अपने खून के आंसुओं से मैंने क्या किया, इनको लिखा है। इस कारण से जो भी इस कविता को सुनता है, ठीक है, उन्हें प्रेम की पीड़ा का अनुभव होता है। क्या होता है, उन्हें प्रेम की पीड़ा का अनुभव होता है। कहता है, औ मन जानी, ठीक है, कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। अर्थात यहाँ कवि कहता है, चलिए सबको एक साथ करते हैं, ठीक है, 2-3 लाइन को। कहता है, कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सूबा असी विधु, ठीक है, उप राजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ, ठीक है, राघो जय किन, ठीक है, बखानु। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं कि मैंने जो यह काव्य का रचना यह जानकर, ठीक है, कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही होगी। ठीक है, अर्थात कवि कहते हैं, ठीक है, कि मैंने जो यह, ठीक है, कहाँ सो ये वाला देखिए, औ मन जानी, ठीक है, कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। अर्थात कहता, कहाँ हम जीने के लिए संसार में मतलब अमर हैं, जो संसार में हम रहेंगे, तो हम संसार में सब दिन के लिए जीवित नहीं रहेंगे, पर यह जो हमने आंसुओं से भिगो करके, खून के आंसुओं से मैंने जो लिखा है, ठीक है, यही चीज हमारे मरने के बाद क्या रह जाएगा, मेरे रूप में चिन्ह रह जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, अच्छा ये देखिए ऊपर वाला लाइन, कहाँ सो रतन सेन अस राजा। कहता है, अब कहाँ है वह रतन सेन राजा जिनके पास विश्व सुंदरी के रूप में पद्मावत महारानी हुआ करती थी। ठीक है, कहता है, कहाँ सूबा असी विधु उपराजा, और कहाँ उसके पास अब क्या है, छोटे छोटे उपराजाएं हैं। कहता है, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान कहने वाले अलाउद्दीन खिलजी अब वह नहीं रहे। कहता है, कहाँ राघो जेई, ठीक है, किन्ह बखानु। अर्थात कहता है कि यह बखान यानी यह जो बातें हैं, ठीक है, यह जो बुद्धि सुनावा जो है, ठीक है, वह ज्यादा दिन नहीं रहता। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई ना रह जग रही कहानी। कहता है, ना तो अब राजा रतन सेन रहा है, और ना ही अलाउद्दीन सुल्तानु रहा, और ना स्वरूपवती, ठीक है, स्वरूपवती यानी स्वरूप पद्मावती रानी, अब ये लोग नहीं रही। कहता, कोई ना रह जग रही कहानी। अर्थात इस जग में कोई रहने नहीं आया है, बल्कि सिर्फ रह जाता उसके पीछे जाने के बाद क्या, सिर्फ और सिर्फ उनकी कहानी मात्र। ठीक है, एक लाइन
एक लाइन ये देखिए, हम इनको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो लाइन है आपको, ठीक है, ये लाइन को आपको पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि बउआ ये लाइन का व्याख्या फिर कहेगा करने के लिए, ठीक है। कहता है धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पर मरे न बासु। अर्थात देखिए कहता है यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित, ठीक है, पद्मावत महाकाव्य से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में रही है। अर्थात कहता है धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, अर्थात वह पुरुष बहुत ही धन्य है जिसका इस धरती पर क्या रह गया, उसकी कहानियां, उनकी कीर्तियां यहाँ क्या है, रह रहा है। कहता है फूल मरे पर मरे ना बासु, अर्थात फूल मर जाता है पर उसका सुगंध नहीं मरता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति मर जाएंगे पर उनके द्वारा किया गया कार्य कभी भी नहीं मरता है। लास्ट का 2 लाइन है, देखिए कहता है कोई ना जगत जस बेचा कोई ना ली है, ठीक है, जस मोल जो यह पढ़े कहानी, ठीक है, हम सबरे दुई बोल। अर्थात कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से संबंधित है या उनका अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में, ठीक है, यश ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहिएगा भी कि हम यश को खरीद लें, मान लीजिए कोई IAS IPS अभी बन रहा है, वो चाहेगा कि उनका सर्टिफिकेट खरीदें तो थोड़ी ना हो पाएगा भैया, वो पढ़ के लिए हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कि संसार में यश ना तो किसी ने खरीदा है और ना किसी ने क्या किया है, बेचा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित यह कहानी पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में जरूर याद रखेगा। क्या करेगा, वो हमें जरूर 2 शब्दों में क्या करेगा, याद रखेगा। तो ये था इनके व्याख्या जो 1 और 2 कर दिए हैं, ठीक है। अब अगले किसी क्लास में हम आपको ये सारा क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, या फिर देख लीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में हम इनका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, जिसमें हम आपको बता देते हैं कि आपके आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है, क्या क्या तो हम अभी आपको पढ़ाए थे धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पर मरे न बासु। ये आपका व्याख्या VVI कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका व्याख्या एक आएगा, ठीक है, एक ये वाला व्याख्या, या फिर नहीं अगर ये आता है तो ये एक जरूर रख लीजिएगा, रकत के लिए का क्या अर्थ है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर कवि अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों किया है, ठीक है, और ये 2 नंबर वाला जो दिख रहा है ये आप जरूर VVI कर लीजिए। ये आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में ये दूसरा वाला सवाल आएगा, जिसमें कहेगा कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा VVI, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कल 9 बजे सब लोग लाइव आ जाएंगे, ठीक है, कल 9 बजे हम अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। फिर हम आपका पद नंबर 2 कराएंगे, ठीक है।